जब भी हम सोशल मीडिया ओपन करते हैं तो हमारे सामने कोई ना कोई ऐसी न्यूज़ अक्सर आती है जो हमें ये सोचने पे मजबूर कर देती है कि ये सोसाइटी एक्चुअल में जा किस मोड़ पे रही है। क्या किसी को इतना मुश्किल लगता है कि किसी रिश्ते को ना बोल देना, कि उसके सामने किसी की जान लेना इतना आसान हो जाता है। और ये ऐसा एक केस नहीं है, ऐसे बहुत सारे केस हैं जिसमें विक्टिम्स लड़के और लड़कियां दोनों ही रहे हैं। इसीलिए इस केस को देखते हुए मैं बस आपको बाकी सभी केसेस को इंक्लूड करते हुए लॉ ऑफ अट्रैक्शन के पर्सपेक्टिव से आपको ये बताऊंगा इस वीडियो में कि आप कैसे इस तरह की सिचुएशन से खुद को बचा सकते हो और कैसे आप लोगों पे ट्रस्ट कर सकते हो। अब जब ये केस हमारे सामने आया तो सोशल मीडिया पे अगर आप देखोगे तो अभी की डेट में वुमेन्स विलन बनी हुई है। हर कोई उन्हें टारगेट कर रहा है, हर कोई यही सोच रहा है कि हर एक लड़कियां इसी तरीके की होती है, या हमें शादी ही नहीं करनी है, या अरेंज मैरिजेस इसी तरीके की होती है। वहीं दूसरी तरफ पास्ट में ऐसे भी केसेस रहे हैं जहां पे वुमेन्स विक्टिम रही है और उस जगह पे देखोगे तो आप मेल को यानी लड़कों को विलन बना दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे एक्चुअल में देखोगे तो विलन है कौन? विलन या फिर क्रिमिनल जो भी है वो तो एक इंडिविजुअल पर्सन है। जहाँ पर एक्चुअल में देखोगे तो दो लोग इन्वॉल्व है, एक्चुअल में देखोगे तो दोनों ही मेल और फीमेल दोनों ही उस जगह पे इन्वॉल्व है, जैसे इस वाले केस में है सिया और चेतन। लेकिन सोशल मीडिया वर्क ही इस तरीके से करता है कि जब तक आप किसी चीज को या किसी इंसान को या किसी जेंडर को टारगेट नहीं करोगे, बेसिकली एक हेट का पर्सपेक्टिव उसको नहीं दोगे, तब तक आपकी वीडियोस उस जगह पे नहीं चलेंगी, लोगों का इंटरेक्शन उस जगह पे नहीं होगा। और लोगों का इंटरेक्शन ही नहीं होगा तो नंबर्स नहीं आएंगे, नंबर्स नहीं आएंगे तो वो इनकम जनरेट नहीं कर पाएंगे उस जगह से। अब इस केस में अगर आप देखो तो इस वक्त अभी जैसे मैंने कहा लड़कियों को विलन बनाया गया है, तो पूरा सोशल मीडिया इस वक्त आपको नेगेटिविटी में ही दिखेगा, वुमेन्स के अगेंस्ट में। सब जगह पे आपको यही सुनने को मिलेगा कि लड़कियां ही सारी प्रॉब्लम्स की जड़ है। लेकिन यहाँ पे ये कोई नहीं ध्यान देगा कि चेतन भी उतना ही इन्वॉल्व है उस जगह पे, क्योंकि वहाँ पे वो चीज़ इक्वली उस जगह पे इंगेजमेंट नहीं देगी उस वाली पोस्ट को या उस रील को या उस वीडियो को। और सेम अगर किसी तरह से ऐसा होता है कि जहाँ पे लड़की विक्टिम है तो सभी लड़कियाँ या मोस्टली पूरा इंटरनेट लड़कों के अगेंस्ट हो जाएगा कि यही विलन है, इन्हीं की वजह से सारी प्रॉब्लम्स हो रही है रिसेंटली। अब एक एक्चुअल में मैंने देखा था रिसेंटली एक इंटरव्यू में दिया मिर्जा कह रही थी कि जो दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग हो रही है उसका रीज़न ही है लड़के। अब यहाँ पे कोई एक नॉर्मल पर्सन उस चीज़ को देखेगा या कोई नॉर्मल लड़का उस चीज़ को देखेगा उस वीडियो को, तो उसका माइंडसेट बस यही बोलेगा कि इसके अंदर कितनी नफरत भरी है लड़कों को लेकर के, कि हर चीज़ का ब्लेम ये लड़कों पे दे रही है। लेकिन अगर आप इसको एक ओपन पर्सपेक्टिव से देखोगे तो दिया मिर्जा कौन है? वो एक एक्ट्रेस है, वो मार्केटिंग को एक बहुत बेहतर तरीके से समझती है नॉर्मल लोगों के हिसाब से। तो वो एक्चुअल में देखा जाए तो वो बेवकूफ़ नहीं है, उसे पता है कि अटेंशन को ग्रैब कैसे करना है। उन्होंने वो स्टेटमेंट ही इसीलिए दिया होगा कि ताकि लोग उस चीज़ पे डिबेट करें और उनका नाम हो। लोग जब उस पर डिबेट करेंगे तो लड़कियां एक तरफ से उनको डिफेंड करेंगी और लड़के एक तरफ से उसको बुरा भला बोलेंगे, जिससे पर्सनली दिया मिर्जा को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एक अटेंशन उसको मिलेगी, एक फॉलोअर्स का और बेस उसका ग्रो होगा। तो यही चलता है एक्चुअल में सोशल मीडिया पे कि सारी चीज़ें जो होती है वो मार्केटिंग के बेसिस पे ही बनाई जाती है, कि आपकी लाइफ में जो भी चीज़ आप उस पर अटेंशन दे सको उस चीज़ को वो सबसे ज़्यादा हाईलाइट करते हैं। और सोशल मीडिया में लोगों को सिर्फ अपने नंबर से मतलब होता है। आप चाहे रील्स देखोगे तो पूरी रील्स ही अभी इसी केस से भरी हुई मिलेंगी आपको, और हर तरह के आपको ओपिनियंस इस जगह पे मिलेंगे, और आपको वो पर्सनली आपकी पर्सनल लाइफ में बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपकी लाइफ से रिलेट करती हैं। अब आप हो सकता है आप सिंगल हो अपनी लाइफ में, आप अपनी लाइफ में मैरिज करना चाहते हो, आप लड़के हो और आप चाहते हो आपकी शादी हो, आप एक अरेंज मैरिज करना चाहते हो। लेकिन ये सोशल मीडिया क्या है, आपके मन में उस डर को बैठा देगा कि लड़कियां सभी ऐसी होती है, या तो तुम शादी ही मत करो या तो फिर बहुत ज़्यादा देख दाख के करो। दूसरी तरफ अगर आप डॉरी का कोई केस देखते हो या फिर इस तरीके का कोई केस देखते हो जहाँ पे लड़की विक्टिम है, तो आपके माइंड में ये डर बैठा दिया जाएगा कि सभी लड़के ऐसे होते हैं या आपके इन-लॉज इस तरीके के होते हैं। तो आपके अंदर क्या बैठेगा? डर। डर से आप क्या करोगे? अपनी लाइफ में उस चीज़ को अट्रैक्ट करोगे जो आप नहीं चाहते हो। अब वाइब्रेशन इसी तरीके से वर्क करती है, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन में जैसे कहा जाता है कि जैसी आपकी वाइब्रेशन है वही आप अपनी लाइफ में रियलिटी में क्रिएट करते हो। अगर आपकी वाइब्रेशन में डर है, यानी यहाँ पे डायरेक्टली ये कोई नहीं सोचता, जैसे हम कहते हैं ना कि आप जो सोचते हो आपको वो मिलता है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप ये सोचो कि आपकी लाइफ में इस तरीके की कोई चीज़ हो तभी वो चीज़ आपकी लाइफ में होती है। ये जो चीज़ें होती है आपके अराउंड या किसी की लाइफ में जब ये चीज़ें होती है, तो ये चीज़ आपके अंदर के किस इमोशन को सबसे ज़्यादा ट्रिगर करती है, वो इमोशंस के थ्रू ये चीज़ें अट्रैक्ट होती है। अब ये केस आपके अंदर क्या चीज़ अट्रैक्ट कराता है या किस तरीके के इमोशंस को ट्रिगर करता है? लड़कों में मोस्टली ये चीज़ डर को ट्रिगर करता है या बहुत ज़्यादा गुस्से को ट्रिगर करता है। सेम दूसरे केसेस में अगर आप देखो जहाँ पे लड़की विक्टिम है, वहाँ पे क्या होता है कि लड़कियों के अंदर ये ट्रिगर करा दिया जाता है कि उनके अंदर ज़्यादा डर आ जाए, उनके अंदर ज़्यादा नेगेटिविटी आ जाए लड़कों के अगेंस्ट,
और कुछ पल के लिए उनकी रील्स चल जाए। तो ऐसे में क्या है कि लोग एक दूसरे से भिड़ते रहते हैं, लोग एक दूसरे से लड़ते रहते हैं, और एट द एंड क्या होता है कि जो सोशल मीडिया पे बैठे हैं वो अपने लाइफ में अपना प्रॉफिट कमा रहे होते हैं और आपके अंदर ये डर बैठा करके चले जाते हैं। लेकिन अगर आप इसको एक पर्सपेक्टिव से देखो या एक साइंटिफिक पर्सपेक्टिव से भी अगर आप इसको देखो तो प्रोबेबिलिटी पे ये दुनिया चलती है, यानी एक परसेंटेज के हिसाब से आप देखोगे तो दुनिया में हर एक तरह के इंसान, हर एक तरह के लोग मतलब एग्जिस्ट करते हैं। अगर आप उसको ऐसे देखोगे कि एक कंट्री है जैसे हमारी इंडिया है, इंडिया में 125 करोड़ लोग हैं, 150 करोड़ लोग हैं। अब 150 करोड़ की आबादी में जेंडर्स के हिसाब से ये चीज़ें डिवाइड होंगी कि एक्चुअल में एक जेंडर है मैन, एक जेंडर है वुमेन, एक जेंडर है थर्ड जेंडर या ट्रांसजेंडर। अब इन जेंडर्स के भी हिसाब से देखोगे तो इन जेंडर्स में भी बहुत अच्छे लोग भी होंगे, बहुत बुरे लोग भी होंगे। फिर इन्हीं जेंडर्स में देखोगे तो हर एक जेंडर का अपना एक रिलीजन होगा, अपना एक कास्ट होगा, और हर एक कास्ट में भी अच्छे लोग भी होंगे, बुरे लोग भी होंगे। और प्रोबेबिलिटी ये कहती है कि हर एक चीज़ का एक परसेंटेज होता ही होता है। जैसे अगर हम एक सिक्का भी होता है ना, टॉस करने के लिए अगर हम एक सिक्का उछालते हैं तो सिक्के के तो दो ही पहलू है, या तो हेड है या तो टेल है। तो 10 बार आप सिक्का उछालोगे तो हेड आने की या टेल आने की पॉसिबिलिटीज़ कितनी ज़्यादा है? 50-50% आप इसको मान सकते हो कि 10 बार अगर आप अपने कॉइन को उछालोगे तो 5 बार हेड आना चाहिए, 5 बार टेल आना चाहिए। अब ये एग्जैक्ट नंबर नहीं है, हो सकता है 6 बार हेड आए, 4 बार टेल आए, लेकिन इसका मतलब ये है कि आप जब कॉइन उछालोगे तो हेड भी आएगा, टेल भी आएगा, आप दोनों में से बच नहीं सकते। सेम उसी तरीके से ये चीज़ होती है जब आप रियलिटी देखते हो अपनी दुनिया की, तो दुनिया का एक हिस्सा बहुत अच्छा भी है, एक हिस्सा बहुत बुरा भी है। और इस दुनिया में अगर अच्छाई एग्जिस्ट करती है तो वहीं दूसरी तरफ बुराई भी एग्जिस्ट करती है। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अकॉर्डिंग आपका फोकस जिस जगह पे होता है वो चीज़ आप अपनी लाइफ में ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट करते हो। तो जब आप इन तरह के केसेस को देखते हो और इस पे बहुत ज़्यादा डिस्कशन करते हो तो इसकी वाइब्रेशन को आप अपने अंदर बहुत ज़्यादा लेने लगते हो, और इससे क्या होता है कि आप इसको कहीं ना कहीं अपनी लाइफ से रिलेट करने लगते हो और इस डर में बैठे रह जाते हो। और इसीलिए जैसा अब्राहम भी कहती है ना कि क्राइम्स को लेकर के अगर देखा जाए तो लोग जितना ज़्यादा उसके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट करते हैं वो चीज़ उतनी ही ज़्यादा बढ़ती चली जाती है। पर ये चीज़ आप इतने डीप लेवल में ना भी समझो तो आप चल जाएगा आपकी लाइफ में, लेकिन बस इतना बेसिकली समझना होता है कि हर एक इंसान, आप समझ लो कि अच्छा नहीं होता, हर एक इंसान बुरा नहीं होता। यहाँ पे जेंडर वाली बात नहीं आती है, यहाँ पे लड़के लड़की की बात नहीं आती है। यहाँ पे बस एक सोसाइटी है जहाँ पे अच्छे लोग भी है, बुरे लोग भी है। आपको बस अपनी वाइब्रेशन उस तरीके से रखनी है जहाँ पर आपकी लाइफ में पीस आए, आपकी लाइफ में सारी चीज़ें अच्छी हो। और इस चीज़ में भी, यानी इस केस में भी अगर देखें तो जो लड़की ने किया, यानी जो सिया ने किया, यहाँ पे एक्चुअल में जैसे अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन का पर्सपेक्टिव जिस तरीके से मैं आपको देता हूँ कि मैनिफेस्टेशन किस तरीके से होती है, तो मैं आपको हमेशा ये कहता हूँ मैनिफेस्टेशन आपकी वाइब्रेशन से होती है, ना कि आपके एक्शन से। आप एक्शन लेने की कोशिश करोगे, आप अपनी लाइफ में सारी चीज़ें बिगाड़ोगे ही बिगाड़ोगे। अगर यहाँ पे अगर सिया के केस में देखा जाए तो उसके पास ऑप्शन था कि वो चुपचाप ना बोल देती, लेकिन उसके मन में क्या था कि मैं ना बोलूँगी, मेरे घर वाले नहीं मानेंगे, ज़बरदस्ती मेरी शादी वहाँ पे करा देंगे। तो उसने क्या किया, उसने एक एक्शन लिया कि सामने एक इनोसेंट पर्सन की जान ले ली। और वाइब्रेशन उसकी क्या थी ये आप पूरी तरह से नहीं जान सकते क्योंकि हम उनको पर्सनली नहीं जानते हैं, लेकिन ओवरऑल जितने केस को देख करके अगर आप स्टडी करोगे तो आप बेसिकली ये समझ पाओगे, जैसा सिया ने कहा था कि उनकी फैमिली की तरफ से इतना प्रेशर था कि अगर वो भाग भी जाते तो उनकी रेपुटेशन पे बहुत ज़्यादा सवाल उठते या उनकी रेपुटेशन खराब होती। सो बेसिकली यहाँ पे पता चलता है कि एक पर्सन है जिसका एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ है, जहाँ पे वो लगता है कि उस बिलीफ के अगेंस्ट सारी चीज़ें करना आसान है। अब उस बिलीफ को अगर वो ब्रेक करना चाहती तो कर सकती थी, लेकिन उसमें टाइम लगता है। अगर उसने वो चीज़ करने की कोशिश की होती तो डेफिनेटली कर पाती, लेकिन उसने कौन सा रास्ता चुना, उसने रेजिस्टेंस वाला रास्ता चुना, रेजिस्टेंस में एक्शन वाला रास्ता चुना, और एट द एंड क्या हुआ, क्रिमिनल बन के रह गई और दूसरे पर्सन की, इनोसेंट की लाइफ चली गई। और यहाँ पे एक चीज़ ये भी समझ में आती है कि कर्मा वर्क नहीं करता है, कर्मा जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। इससे पहले राजा रघुवंशी वाला जो केस हुआ था वहाँ पे भी आपको पता है जो क्रिमिनल थी सोनम रघुवंशी, वो अभी भी बाहर है, वो अभी भी अपनी लाइफ में जी रही है। भले उसकी लाइफ अभी किसी भी तरीके की हो, हेल बनी हुई हो उसकी लाइफ, लेकिन स्टिल वो जिंदा है। और जब उसको जिंदा उसके पेरेंट्स देखते होंगे, राजा के पेरेंट्स देखते होंगे, तो उनको तो इस बात की कभी खुशी नहीं होती होगी। सेम यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो सिया ट्रायल पे है। अब वो ट्रायल पे है तो ये केस लंबा चलेगा। एट द एंड अगर देखो यहाँ पे क्या होता है, क्योंकि पॉसिबिलिटीज अगर आप देखोगे तो केतन की फैमिली हो या सिया की फैमिली हो, दोनों ही एक रिच बैकग्राउंड से आते हैं। तो यहाँ पे सिया की फैमिली क्या कोशिश करेगी, क्योंकि सारे प्रूफ्स उनके अगेंस्ट है, तो वो बस यही कोशिश करेंगे कि ये केस लंबे से लंबा चले, कि एट द एंड कोई एक पर्सन यानी केतन का परिवार खुद ही पीछे हटने को मजबूर हो जाए। लेकिन जस्टिस की यहाँ पे हम ये चीज़ की वो नहीं कर सकते कि यहाँ पे जस्टिस मिलेगी, क्योंकि इन केसेस में अगर हम पास्ट में भी देखें तो कभी भी जस्टिस नहीं मिलती है। निर्भया वाले केस में भी अगर आप देखोगे तो जस्टिस मिलने में सालों लग गए थे, लेकिन उतने सालों तक निर्भया के पेरेंट्स ने किस तरीके से अपने आप को हैंडल किया होगा, किस तरीके की रियलिटी से वो गुजरे होंगे, कितना कुछ सहा होगा, तब जाकर के एट द एंड उन्हें वो जस्टिस मिली।
और पूरे ट्रॉमा में भी उन्होंने ही अपनी लाइफ गुजारी होगी। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि कर्मा कभी वर्क नहीं करता है, ना ही कर्मा जैसी कोई चीज़ होती है। अब ये एट द एंड टोटली आपके ऊपर होता है कि आप इस बात को बिलीव करो या ना बिलीव करो, लेकिन मेरे अपने रीजंस है और इस तरह के केसेस जितने मेरे सामने आते हैं मैं उतना ज़्यादा स्ट्रांगली ये बिलीव करता हूँ कि कर्मा सबसे बड़ा झूठ है। बस आप सभी को इस वीडियो के यानी इसमें तो सारी चीज़ें जो बतानी थी वो मैंने बता दी। अब एट द एंड आपको करना क्या है ताकि आप इस जगह से अपने आप को प्रोटेक्ट कर सको। सबसे पहले तो सोशल मीडिया से आप जितना हो सके उतना दूर रहो, उतना बेटर है। क्यों? क्योंकि हर एक रील, जितनी रील आप स्क्रॉल करते हो, हर एक रील आपके अंदर एक इमोशन छोड़ करके जाती है। इमोशंस के रोलर कोस्टर में आप घूमते रहते हो और जिस तरीके का आपका माइंडसेट होता है, जिस तरीके के आप बिलीफ रखते हो, उसी तरीके की रील्स बेसिकली आपके सामने आती है और उसी तरीके का आप रिएक्शन करते हो। ऑब्वियसली अगर आप लड़की हो तो आप इस तरीके के केसेस में क्या देखोगे, आप अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करोगे ये कहते हुए कि सभी लड़कियां बुरी नहीं होती है, लेकिन पूरी सोशल मीडिया में आप देखोगे कि आपके जेंडर को टारगेट किया जा रहा है। दूसरी तरफ लड़के देखेंगे कि उनको पर्सनली टारगेट किया जा रहा है या उनकी लाइफ में ये सारी चीज़ें इस तरीके से हो रही है कि जहाँ पर लड़का एक अपनी लाइफ में एक सुखी इंसान को ढूंढ नहीं सकता कि वो अपनी लाइफ एक खुशी तरीके से गुजार सके। जबकि रियलिटी वाली लाइफ देखोगे तो वो टोटली बहुत डिफरेंट होती है और ये ट्रेंड कुछ समय तक चलता रहेगा ये केस को लेकर के। बाद में इस केस से लोग निकल जाएंगे जैसे बाकी केसेस से लोग निकल जाते हैं। रियल लाइफ किस तरीके की होती है अगर ये मैं आपको बताऊं तो ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से ही आपको बता सकता हूं, क्योंकि ऑलमोस्ट मुझे 4 साल हो गए हैं यहाँ पे यूट्यूब पे काम करते हुए और 1000 ऑफ लोगों से मैंने इंटरेक्ट किया है, जिसमें से लड़के भी है, लड़कियां भी है। और लड़कियां आप समझ लो थोड़ी ज़्यादा है मेरी ऑडियंस में। तो उस हिसाब से अगर देखूँ तो रिलेशनशिप के भी पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो लड़कियाँ बहुत अच्छी है इस जगह पे, क्योंकि मैंने उनको रिलेशनशिप में प्रॉब्लम में होते हुए देखा है। तो उनकी प्रॉब्लम जब मैंने सुनी है अपनी लाइफ में तो मैं समझा हूँ इस चीज़ को, एक्चुअल में एक्सेप्ट कर पाया हूँ कि हाँ कि सोसाइटी उनको विलन बनाती है, लेकिन एक्चुअल में वो है नहीं। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपने लव को अट्रैक्ट करना चाहते हैं अपनी लाइफ में और उसी के साथ अपनी लाइफ में रहना चाहते हैं। और दूसरी तरफ ऐसे बहुत से लड़के भी हैं, यानी मेल्स भी बहुत सारे हैं जो मेरे पास आते हैं या सब्लिमिनल के लिए या सेशंस के लिए पहले आए हैं, जिनको बस एक ही पार्टनर अपनी लाइफ में चाहिए बेसिकली। तो लड़कियों का भी अगर देखोगे तो यही डिज़ायर है, लड़कों का भी बेसिकली यही डिज़ायर है। तो यहाँ पर अगर देखोगे तो एट द एंड बात बराबर आती है कि एक कॉमन इंसान अपनी लाइफ में खुश रहना चाहता है। और यहाँ पर जब मैनिफेस्टेशन की बात आती है ना, तो जैसे एसपी मैनिफेस्टेशन को लेकर के मैंने बहुत बार कहा है कि आप अपनी मैरिज मैनिफेस्ट करना चाहते हो, आप सब मैनिफेस्ट कर सकते हो, या इवन आपका पार्टनर मैरिड है आप तब भी मैनिफेस्ट कर सकते हो। और लोग अक्सर इस बात को बुरा बोलते हैं, यानी इस बात को बुरा बोलते हैं कि अगर कोई पर्सन मैरिड है अपनी लाइफ में तो क्यों उसकी लाइफ आप खराब करना चाहते हो या क्यों आप उसको निकालना चाहते हो उस रिलेशनशिप से। और क्योंकि मैंने अब्राहम के टेक से इस चीज़ को जाना है, अब्राहम के थ्रू इस चीज़ को समझा है, तो मैं इसको एक ओपन पर्सपेक्टिव से देख पाता हूँ। मैं ये पर्सपेक्टिव इस जगह पे देख पाता हूँ कि सोसाइटी ने किसी पर्सन को किसी रिलेशनशिप में ज़बरदस्ती बांध दिया। हो सकता है कि वो इंसान भी उस जगह पे खुश ना हो और ये इंसान चाहता है कि मुझे वही इंसान मेरी लाइफ में चाहिए। तो मैं कौन होता हूँ उस इंसान को बोलने वाला कि तुम उस इंसान को मैनिफेस्ट ना करो या फिर तुम्हें उससे दूर हो जाना चाहिए। अब वो आपकी पर्सनल चॉइस है आपकी लाइफ की, हाँ, लेकिन मैं ये चीज़ के लिए आपको हमेशा रोकता हूँ कि आप एक्शंस मत लो इस जगह पे, क्योंकि आप एक्शंस लोगे तो ही आप चीज़ें बिगाड़ोगे। जब तक आप वाइब्रेशन पे डिपेंड रहोगे, आप यूनिवर्स को चीज़ें करने दोगे तो यूनिवर्स आपकी लाइफ में वो लेवल पे चीज़ें ला करके देगा, उस तरीके से ला करके देगा जैसे आपको चाहिए और पीसफुली ला करके देगा, जहाँ पर आप तीनों ही खुश रहोगे। यानी अगर आपका पार्टनर मैरिड भी है और एक दूसरे रिलेशनशिप में जा भी चुका है तो इवन दो वहाँ से वो आ भी जाएगा, या फिर आप खुद अपनी मर्जी से उस जगह से मूव ऑन करोगे। और जब आप खुद अपनी मर्जी से मूव ऑन करोगे तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर वो इंसान भी अपनी मर्जी से आएगा तो भी कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं आएगी। तो एट दी एंड क्या होगा कि जब आप यूनिवर्स के हिसाब से चलोगे तो सबका भला होगा, और एट दी एंड अगर आप यूनिवर्स के हिसाब से नहीं चलोगे तो हर किसी का बुरा होगा। यहाँ पर अगर आप इस केस में भी देखो तो जान किसकी गई? जान एक इनोसेंट इंसान की गई, जिसका कोई लेना देना नहीं था इस चीज़ से, जिसको पता भी नहीं था इस चीज़ के बारे में। तो इसीलिए कहते हैं कि हाँ, अपनी वाइब्रेशन पे ज़्यादा आप डिपेंड रहो, अलाइनमेंट पे ज़्यादा वर्क करो, मेडिटेशन करो, किसी चीज़ के पीछे ज़बरदस्ती मत भागो। अगर आप ज़बरदस्ती करोगे, आप डेस्परेशन वाले एग्जांपल्स के हिसाब से अपने आप को लेकर के चलोगे तो आपका माइंडसेट उसी तरीके का बन जाएगा जो आपको एक क्रिमिनल बना देगा। तो अगर आप इस तरीके की सिचुएशन में हो या आपके अराउंड इस तरीके की सिचुएशन बन रही है जहाँ पर आपकी ज़बरदस्ती शादी कराई जा रही है और आप किसी और से शादी करना चाहते हो, तो हर कोशिश करो अपने आप को एक्शन से रोक करके रखने की, हर एक कोशिश करो अपने आप को उस सिचुएशन से अवॉइड करने की। और जब इस सिचुएशन में आप अपने आप को अवॉइड कर भी रहे हो तो अवॉइड करने के बाद भी आपको अपने ऊपर वर्क छोड़ना नहीं होता है। यहाँ पे क्या है कि आपको अपनी वाइब्रेशन पे वर्क करना ही करना है, क्योंकि आप चाहो ना चाहो आपकी वाइब्रेशन उस तरीके की सिचुएशन बना देगी जैसी आप क्रिएट करके रखे हो। तो इसलिए मेडिटेशन यहाँ पे ज़रूरी है आपके लिए, पॉजिटिव एस्पेक्ट्स जैसे प्रोसेस ज़रूरी है।
तो आप प्रोसेस, जैसे कल वाली वीडियो में मैंने बताया था कि प्रोसेस आप जो भी चूज़ करो वो आपके ऊपर होता है, लेकिन जिसको भी चूज़ करो उसको आप कंसिस्टेंसी के साथ करो। और ये वीडियो मेरी बनाने की बहुत इच्छा थी और बहुत टाइम से इच्छा थी, यानी जब राजा वाला केस आया था, राजा रघुवंशी वाला केस, मैं उसी समय इस वीडियो को बनाना चाहता था। लेकिन ये भी था कि मैं इस टॉपिक को हवा नहीं देना चाहता था, कि मैं नहीं चाहता था कि लोग अननेसेसरी इस जगह पे हेट रखें या फिर मुझे कुछ बोले कि मैं इस टॉपिक पे किसी के सपोर्ट में या किसी के अगेंस्ट बोल रहा हूँ। क्योंकि बस वही चीज़ आ जाती है ना कि आप किसी के सपोर्ट में बोलोगे तो चाहो ना चाहो आप किसी के अगेंस्ट हो जाते हो, या कोई ज़बरदस्ती अपने ऊपर ले लेता है उस बात को। अगर यहाँ पे मैं लड़कों को सपोर्ट करूँ तो लड़कियाँ अगेंस्ट हो जाती हैं, अगर लड़कियों को सपोर्ट करो तो लड़के अगेंस्ट हो जाते हैं। बस बात वो वाली आ जाती है। और मैं इन चीज़ों को मोस्टली, अगर आप जानते हो मुझे काफ़ी टाइम से, तो मैं इन चीज़ों को अवॉइड करना पसंद करता हूँ। लेकिन अब मैं देख रहा हूँ ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हेट बढ़ रहा है, हद से ज़्यादा बढ़ रहा है। तो इसीलिए मुझे लगा कि ये वीडियो बनानी ज़रूरी है, और बहुत सोच समझ करके मैंने बनाया है इस वीडियो को। बहुत टॉपिक्स इसमें रखे हैं और एक ओपन पर्सपेक्टिव से या एक न्यूट्रल होकर के मैंने इसमें अपने ओपिनियंस को या टीचिंग्स को रखा है, ताकि कोई भी जेंडर ये ना सोचे कि मैं उनके फेवर में या फिर उनके अगेंस्ट हूँ, या बेसिकली मैं उनको टारगेट कर रहा हूँ। और यहाँ पे मैं ये भी चाहता था कि मैं इस वीडियो को प्राइवेट रखूँ, प्राइवेट यानी मेंबर्स के लिए रखूँ, जो चैनल के लिए पे करते हैं सिर्फ उनके लिए रखूँ। लेकिन फिर मैंने सोचा कि इससे फ़ायदा भी ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि ये टॉपिक है ही बड़ी ऑडियंस के लिए, बड़ी ऑडियंस इसको डिजर्व करती है। और यहाँ पे ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन के पर्सपेक्टिव से है, तो हर कोई हो सकता है इसको ना समझ पाए। अगर कोई न्यू पर्सन यहाँ पे आ जाएगा जिसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में नहीं पता है, तो हो सकता है कि वो इस वीडियो को बहुत अलग पर्सपेक्टिव से ले और जाते जाते मुझे 2-4 गालियाँ भी देता हुआ जाए। लेकिन क्या फ़र्क पड़ता है उससे, अगर आपकी लाइफ में ये चीज़ एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डालती है और आप अपनी लाइफ में इस तरह की सिचुएशन से बच जाते हो। तो जब चीज़ें आपकी लाइफ में बहुत इजीली सुधर सकती है तो इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है। सिर्फ सिंपल तरीके से आपको चलना होता है, वाइब्रेशन को बेटर करना होता है, अलाइनमेंट पे रहना होता है, नेगेटिविटी रिलीज़ करनी होती है, और यूनिवर्स बाकी आपके लिए खुद ब खुद कर देता है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप कि इस वीडियो ने आपके बहुत सारे डाउट्स को क्लियर किया होगा।